हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 3 एंजाइम्स के बारे में, जॉइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये 3 एंजाइम कंप्लीट होने के साथ हम लोगों का एंजाइम्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग एंजाइम्स टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग लाइटिक एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। आज के लेक्चर में ये 3 एंजाइम्स कंप्लीट करने के साथ हम लोग का एंजाइम्स टूल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर, जिसको व्हीकल डीएनए भी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग जॉइनिंग एंजाइम को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सिंथेसाइजिंग एंजाइम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आखिर में अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को पढ़ेंगे। देखो इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इजी टॉपिक है आज का। समझ रहे हैं? देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं जॉइनिंग एंजाइम। नाम से ही पता चल रहा होगा ये एंजाइम क्या कर रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा। किसको ज्वाइन कर रहा होगा और कैसे ज्वाइन कर रहा होगा, ये चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ पता चल गया कि ये ज्वाइन करता है, ये एंजाइम क्या करता है, ज्वाइन करता है। मैं आप लोगों को पढ़ाया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में दिख रहा है ना, हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया था। ये क्या करता था, ये एक एंजाइम है। एक डीएनए को ये काट काट के क्या कर दे रहा था, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर दे रहा था। सपोज ये एक डीएनए है, समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का साइट जहाँ जहाँ पे होता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का डीएनए के अंदर जहाँ जहाँ पे साइट होता है वो क्या करता है, वहाँ पे जाके काट देता है। सपोज ये 3 जगह में काट दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और कैसे कटता है पता है ना आपको, 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है, जिसको हम लोग शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोलते हैं, वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को ये काट देता है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये काट देता है, जिसकी वजह से डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है डीएनए का। समझ रहे? जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, ये डीएनए था, यहाँ पे काट दिया, तो इसका कितना फ्रेगमेंट्स बन गया, 1 2 3 4। यहाँ से एक अलग हो गया डीएनए, यहाँ से यहाँ एक डीएनए अलग हो गया, यहाँ से यहाँ एक डीएनए अलग हो गया, और बाकी रिमेनिंग ये डीएनए हुआ। मतलब डीएनए को काट के ये फ्रेगमेंटेशन कर दे रहा था, हाँ कि नहीं? बिल्कुल। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करता था, डीएनए को काटता था। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोल रहे थे हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे थे। सीजर मतलब क्या, कैंची। ये क्या करता है, काटता है। और डीएनए एक मॉलिक्यूलर चीज होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए आरएनए ये सब मॉलिक्यूलर चीजें होते हैं। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर चीज़ों को काट रहा है, मतलब डीएनए आरएनए को काट रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्पेशली डीएनए को ही काटता है, लेकिन डीएनए क्या करता है, डीएनए भी तो एक मॉलिक्यूल है ना। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काट रहा है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कर रहा है, एक सीजर की तरह वर्क कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। समझ रहे हैं? इसका ऑपोजिट काम करता है कौन, जॉइनिंग एंजाइम। ये डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जोड़ करके एक सिंगल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डीएनए को जोड़ने वाला काम करता है जॉइनिंग एंजाइम, और डीएनए को काटने वाला काम करता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्योंकि जॉइनिंग एंजाइम डीएनए को जोड़ता है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ये जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, उनके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट दिया रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बना देता है कौन, जॉइनिंग एंजाइम। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये वापस में जुड़ जाते हैं, वापस से जुड़ जाते हैं। समझ रहे? यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। तो जॉइनिंग एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बिल्कुल उल्टा काम करता है। इसलिए जॉइनिंग एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है।
मॉलिक्यूलर ग्लू मतलब जानते हैं, ग्लू क्या करता है, ये चिपकाता है, किसी दो चीज़ को आपस में चिपकाता है, जैसे कि फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया, फेविगम हो गया, ये क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में चिपकाते हैं। ग्लू क्या करते हैं, दो आपस में चिपकाने का काम करते हैं, दो अलग अलग चीज़ें को, है कि नहीं। इसीलिए ज्वाइनिंग एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है, क्योंकि ये चिपकाने वाला काम करता है। किसको चिपकाता है, दो अलग अलग डीएनए को चिपकाता है, समझ रहे हैं। देखिए फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को चिपका के ये वापस से जोड़ देता है, इसलिए ज्वाइनिंग एंजाइम को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। तो दो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को पता चला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों, ये सीजर की तरह वर्क करके डीएनए को काट देता है। ज्वाइनिंग एंजाइम को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्यों, ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को, अलग अलग डीएनए को ये क्या करता है, वापस से जोड़ देता है, डीएनए को जोड़ने वाला काम करता है। क्योंकि ये जोड़ने वाला काम करता है ये एंजाइम, इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो दो टर्म, मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, और मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए अभी देखेंगे ज्वाइनिंग एंजाइम एक्चुअली में क्या है, कौन है, उसका नाम क्या है। देखो डीएनए लाइगेज एंजाइम को बोलते हैं ज्वाइनिंग एंजाइम, समझ रहे हैं। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर बोल रहे थे, मॉलिक्यूलर सीजर किसको बोल रहे थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सिमिलरली डीएनए लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं और उसको ज्वाइनिंग एंजाइम भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। इट ज्वाइंस द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया रहता है डीएनए के बीच में, जिसकी वजह से डीएनए का फ्रैगमेंटेशन हो चुका होता है, वही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बना देता है फिर से, कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसीलिए डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए या दो अलग अलग डीएनए आपस में चिपक जाते हैं, समझ रहे हैं। तो कैसे जोड़ता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया रहता है उनको जोड़ देता है, उनको उसको बना देता है, इसीलिए ये वापस से जुड़ जाते हैं, समझ गए। यहाँ पर क्लियरली लिखा है इट ज्वाइंस द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए का फ्रैगमेंट्स को ये क्या कर देता है, जोड़ देता है। कैसे, बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया रहता है उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये वापस से बना देता है, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वापस से जुड़ जाते हैं। इसीलिए इसको ज्वाइनिंग एंजाइम बोलते हैं और मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लू की तरह वर्क करता है, समझ रहे हैं। तो ये दो स्टेटमेंट को हम लोग रीड करके जितना समझ पाए ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम के द्वारा इस दो स्टेटमेंट की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पहले पॉइंट में क्या समझे, डीएनए लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं और ये कैसे जोड़ता है, डीएनए को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है फिर से, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए वापस से चिपक जाते हैं, समझ गए। देखिए ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, इस तरफ भी बहुत बड़ा डीएनए है और इस तरफ भी बहुत बड़ा डीएनए है। इमेजिन कर लो, मैं समझाने के लिए इतना डीएनए में दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक साइट बनाया हूँ इको R1 का। डीएनए में साइट होगा, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट होगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इको R1 का साइट दिखा के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हर एक जो ब्लू कलर का डॉट है ये एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक है, ये हर एक क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को या शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को, समझ रहे हैं। ये लाइन क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट देता है कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसकी वजह से डीएनए फ्रैगमेंटेशन हो जाता है डीएनए का, समझ रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है
इस न्यूक्लियोटाइड में सपोज जो नाइट्रोजनस बेस है उसका नाम है गुआनाइन, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है उसका नाम है एडेनाइन, यहाँ पे एडेनाइन है, थायमिन थायमिन साइटोसिन, फिर यहाँ पे गुआनाइन एडेनाइन एडेनाइन थायमिन थायमिन साइटोसिन। तो ये इको R1 का साइट है, हम लोगों को पता है। और इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, इस डीएनए को काट देगा। कैसे काटेगा, इको R1 क्या करता है, गुआनाइन और एडेनाइन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है उसको काट देता है। ऑपोजिट स्ट्रैंड में भी वो ऐसे ही करता है, दो अलग अलग मतलब गुआनाइन और एडेनाइन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है उस वहां पे काट देता है। समझ रहे हैं, मतलब सेम पोजीशन में ये काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इको R1 क्या करता है, गुआनाइन और एडेनाइन के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहता है उसको काट देता है। देखिए यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे लाइन है क्या, नहीं, तो काट दिया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अभी क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये एक अलग फ्रैगमेंट्स बन गया। समझ पा रहे हो ना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब ये दो, मतलब ये एक फ्रैगमेंट्स बन गया और ये एक फ्रैगमेंट्स बन गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टूट गया, समझ रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ टूट गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो दो फ्रैगमेंट्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। इको R1 काट दिया, है कि नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे एग्जांपल लिए थे जिसको हम लोग इको R1 बोलते हैं। इको R1 क्या कर दिया यहाँ पे, जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को काट दिया। समझ रहे हैं। अभी हम लोग चाहते हैं ये दोनों फ्रैगमेंट्स को हम लोग जोड़ के वापस से सिंगल डीएनए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वापस से दो अलग अलग डीएनए को हम लोग क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ज्वाइनिंग एंजाइम या मोलिकुलर ग्लू भी बोल रहे हैं। समझ रहे हैं। तो ये कैसे जोड़ेगा, देखो यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और यहां पे भी जी और ए के बीच में काट दिया था। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जी और ए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट चुका था वापस से इसको बना दिया। देखिए यहां बना दिया और यहां भी बना दिया, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं। ये टूट चुका था, ये काट दिया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने, लेकिन वापस से यहां पे बना दिया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब जी और ए के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से चिपक जाएगा, है कि नहीं। जोड़ा कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। तो यहां से आप लोगों को अच्छे से पता लग रहा होगा कि डीएनए लाइगेज एंजाइम कैसे जोड़ता है। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट दिया रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये बना देता है। समझ रहे हैं। दो अलग अलग डीएनए, अगर ये डीएनए अलग है, ये डीएनए अलग है, दो अलग अलग स्पेसीज का डीएनए को भी हम लोग चिपका सकते हैं इस डीएनए लाइगेज की एंजाइम के द्वारा। कैसे, दो अलग अलग डीएनए हैं, उनके बीच में ये क्या कर देगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देगा। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देगा तो वापस से चिपक जाएंगे ये दोनों। समझ रहे हैं। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसका काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाना। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है, जिसकी वजह से दो डीएनए आपस में चिपक जाते हैं। समझ रहे हैं। तो अभी आप लोगों को मैकेनिज्म इसका पता लग रहा होगा कि ये दो डीएनए को कैसे चिपकाता है। समझ रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटता है, और ज्वाइनिंग एंजाइम, जिसको हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम बोल रहे हैं, वो क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के दो डीएनए को चिपकाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, बिल्कुल। कैसे बनाते हैं, दो अलग अलग डीएनए को जोड़ के, डिजायर जीन को और वेक्टर डीएनए को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हम लोग उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करता है होस्ट सेल में, और होस्ट सेल में हम लोग का डिजायर प्रोडक्ट को बनाते हैं और आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं और यूज करते हैं।
है कि नहीं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हम लोग बनाते हैं तो दो अलग अलग डीएनए को जोड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इस डीएनए लाइगेज एंजाइम को हम लोग यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना बायोटेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। समझ रहे हैं, बाय द यूज ऑफ दिस एंजाइम वी मेक्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ रहे हैं, देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर को मैक्सिमम केस में हम लोग वेक्टर किसको यूज करते हैं, एज ए वेक्टर किसको यूज करते हैं, प्लाज्मिड को, बताया था हम लोग प्लाज्मिड लाए, इसको रेस्ट्रिक्शन, प्लाज्मिड भी क्या है, वेक्टर भी क्या है, एक डीएनए ही है, तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट होगा। तो बिल्कुल आरई के द्वारा हम लोग काट दिए इसको वेक्टर को, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। पहले क्या था, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, ऐसा था, बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, इसको आरई के द्वारा काट दिए तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। ये एक स्ट्रैंड था, दो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड का यहां पे काट दिया और इस स्ट्रैंड का यहां पे काट दिया, तो क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए, ओपन हो गए, है कि नहीं, बिल्कुल। तो वेक्टर को लाए, प्लाज्मिड को लाए और हम लोग क्या किए, आरई के द्वारा काट दिए, तो ये खुल गया, ओपन हो गया। फिर डीएनए को काट के, जो डीएनए को आइसोलेट करके जो हम लोग निकाले थे, हम लोग का डिजायर जीन, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काट के हम लोग लाए थे ना डिजायर जीन को, वो डिजायर जीन ये है। तो डिजायर जीन को हम लोग का एक्चुअली एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इस डिजायर जीन को पहुंचाना, कहाँ पे, होस्ट सेल के अंदर। किसकी मदद से हम लोग पहुंचाते हैं, वेक्टर की मदद से, है कि नहीं। तो वेक्टर डीएनए और डिजायर जीन को हम लोग जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो ये है वेक्टर डीएनए, ये है डिजायर डीएनए, डिजायर जीन जिसको हम लोग काट के लाए थे डीएनए से, है कि नहीं। ये दोनों को आपस में चिपका दिए, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज की एंजाइम की मदद से। ये देख रहे हो ना, ये आके चिपक गया यहाँ पे, ये आके चिपक गया यहाँ पे, ये लग गया यहाँ पे और ये लग गया यहाँ पे, समझ रहे, ये आके ऐसे जुड़ गया और डीएनए लाइगेज एंजाइम दे दिए, दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, तो दोनों ऐसे मिल गए, ज्वाइन हो गए। तो ज्वाइन हो गए तो यहाँ पे इस वेक्टर में पहले हम लोग का डिजायर जीन था, नहीं था, अभी है, बिल्कुल है। तो दो डीएनए आपस में चिपक गए, आपस में चिपक गए, किसकी मदद से, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहाँ पे हम लोगों का ये डिजायर जीन है, ये जो ब्लू कलर है ये डिजायर जीन है, तो ये वेक्टर में आके जुड़ गया हम लोगों का डिजायर जीन। तो दो अलग अलग डीएनए जुड़ गए आपस में, तो इसको अभी क्या बोलेंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किसकी मदद से जोड़े, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। समझ रहे, यहाँ पे देखो मेरा स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मैं आपको 3D डायग्राम तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि वेक्टर और डिजायर जीन यहाँ पे जुड़ चुके हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं और हम लोगों का डिजायर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने वाले हैं। समझ रहे, देखिए तो ये था ज्वाइनिंग एंजाइम, इतना ही पढ़ना है ज्वाइनिंग एंजाइम के बारे में। क्या पढ़े यहाँ पे हम लोग, ज्वाइनिंग एंजाइम नाम क्यों है, इसका नाम ज्वाइनिंग एंजाइम क्यों है नाम, ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जोड़ता है या दो अलग अलग डीएनए को आपस में जोड़ता है बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हैं, इसीलिए इसको ज्वाइनिंग एंजाइम बोलते हैं। ये ग्लू की तरह वर्क कर रहा है, दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ रहा है, चिपका रहा है, तो इसको हम लोग मोलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में कौन है, डीएनए लाइगेज एंजाइम है। डीएनए लाइगेज एंजाइम को मोलिकुलर ग्लू या ज्वाइनिंग एंजाइम बोलते हैं। ये कैसे जोड़ता है, बाय मेकिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए। समझ रहे, दिखा दिया मैं यहाँ पे मैकेनिज्म, इक्वार-1 का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा दिया आपको। इस डीएनए लाइगेज एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
तो ये था ज्वाइनिंग एंजाइम। फिर देखिए सिंथेसाइजिंग एंजाइम, नाम से ही पता चल रहा है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ये कुछ ना कुछ सिंथेसाइज कर रहा होगा, सिंथेसिस कर रहा होगा। सिंथेसिस मतलब बनाना, कुछ ना कुछ चीजें ये बना रहा होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एंजाइम है, किनको किनको हम लोग सिंथेसाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। तो पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनए से डीएनए को बना देता है। एक डीएनए है, उस डीएनए से और एक डीएनए बना देगा। तो डीएनए से डीएनए को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, समझ रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसको बोलते हैं, व्हिच सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम डीएनए। जो डीएनए से डीएनए को बनाता है उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर आया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए से आरएनए को बनाता है, समझ रहे हैं। जो एंजाइम डीएनए से आरएनए को बनाता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सिमिलरली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो आरएनए से डीएनए को बना देता है। डीएनए से आरएनए बनाने वाले को क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये क्या करता है, आरएनए से डीएनए को बना देता है, उल्टा करता है काम, समझ रहे हैं। आरएनए से डीएनए को बनाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, ये कौन है, ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स है। ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स का भी जरूरत पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, समझ गए। देखिए लास्ट एंजाइम है अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ये क्या करता है, देखो पहले मैं ये रीड करके ये 2 पॉइंट आपको समझाना चाहता हूं, जितना समझ में आएगा ठीक है। उसके बाद हम लोग ये डायग्राम के द्वारा समझेंगे ये दोनों पॉइंट के कॉन्सेप्ट को, समझ रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट, इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 डेज एंड ऑफ डीएनए। 5 डेज एंड में जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है उस फॉस्फेट ग्रुप को ये हटा देता है। कौन, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। हटाने से क्या होगा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रीसर्कुलराइजेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग काट दिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हम लोग काट दिए, काट के इसे ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 5 डेज एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है और 3 डेज एंड में OH ग्रुप फ्री रहता है। और 5 डेज एंड में फॉस्फेट ग्रुप और 3 डेज एंड में OH ग्रुप अगर होंगे, फ्री होंगे, तो वापस से एक स्ट्रैंड का 5 डेज और 3 डेज एंड वापस से जुड़ के रीसर्कुलराइजेशन हो सकते हैं, समझ रहे हैं। 5 डेज एंड में फॉस्फेट होगा और 3 डेज एंड में OH होगा, तो वापस से फॉस्फेट वाला एंड और OH वाला एंड मिल के वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के ये वापस से रीसर्कुलराइजेशन हो सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर रीसर्कुलराइजेशन हो गए तो क्या हम लोग का डिजायर जीन यहाँ पे चिपक पाएगा, बिल्कुल नहीं, वो तो फिर से रीसर्कुलराइजेशन हो गए। अगर रीसर्कुलराइजेशन हो जाएंगे तो डिजायर जीन चिपक नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करते हैं। ये क्या करता है, 5 डेज एंड पे जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है उस फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, हटा देता है। अगर 5 डेज एंड में फॉस्फेट ग्रुप ही नहीं होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा नहीं और वो वापस से जुड़ के रीसर्कुलेशन होंगे नहीं। अगर रीसर्कुलेशन होंगे नहीं तो ये जाके जुड़ पाएगा अच्छे से डिजायर जीन, और ये जाके अच्छे से जुड़ जाएगा तो एक एंजाइम्स डालते हैं जिसकी मदद से 5 डेज एंड में फॉस्फेट ग्रुप को रिक्रिएट किया जाता है। फिर हम लोग डीएनए लाइगेज एंजाइम को डाल देते हैं तो ये वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है और वापस से जुड़ जाते हैं, समझ रहे हैं, जिसकी मदद से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, समझ रहे हैं। तो जितना मैंने बताया आप लोगों को जितना समझ में आया ठीक है। अभी देखिए मैं ये 2 पॉइंट को और मैं जो मॉकिंग करके बताया, जो बताया मैं बोल के वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये हम लोगों का वेक्टर डीएनए था जिसको प्लाज्मिड बोल रहे थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा हम लोग काट दिए इसको तो ये ओपन हो गया। देखो ओपन होने के बाद हर एक स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड है तो ईच स्ट्रैंड का एक एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा और एक एंड में OH ग्रुप फ्री होगा। जिस एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा उस एंड को हम लोग बोलेंगे 5 डेज एंड। तो ये एक स्ट्रैंड है, ये अभी खुल चुका है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काट चुके हैं। तो
इस स्ट्रैंड का इस एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, फॉस्फेट ग्रुप को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, OH ग्रुप को OH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस स्ट्रैंड का इस एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो इस एंड को हम लोग बोलेंगे 5' एंड, समझ रहे हैं। और इस स्ट्रैंड का इस एंड में OH ग्रुप फ्री है, तो इस एंड को हम लोग बोलेंगे 3' एंड। स्ट्रैंड का जिस एंड में 5' ग्रुप फ्री हो, स्ट्रैंड का जिस एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री होगा उस एंड को बोलेंगे हम लोग 5' एंड। ये हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ जाओ। स्ट्रैंड का जिस एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है उस एंड को बोलते हैं 5' एंड, और स्ट्रैंड का जिस एंड में OH ग्रुप फ्री होता है उस एंड को बोलते हैं 3' एंड। ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा, 5' एंड होगा, ये क्या होगा, ये 3' एंड होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस रहता है, देखो एक स्ट्रैंड का एक एंड में फॉस्फेट ग्रुप है और एक एंड में OH ग्रुप है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस रहता है अगर ये पास पास आ गए किसी भी रीजन से, दो एंड अगर वापस से आ गए पास पास, तो इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है और इसके पास OH ग्रुप है, तो फॉस्फेट और OH मिलकर वापस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये वापस में पास पास आ गए तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये भी पास पास आ गए तो यहाँ भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। अगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया तो वापस से ये क्या हो जाएंगे, वापस से रीसर्कुलरेशन हो जाएगा, वापस से ये जुड़ जाएंगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे वापस से। अगर ये जुड़ गए तो वापस से रीसर्कुलेशन हो जाएगा। अगर ये रीसर्कुलेशन हो जाएगा तो ये ओपन रहेगा क्या, नहीं, तो रीसर्कुलेशन हो गया, क्लोज हो गया, तो ये डिजायर जीन जाके जुड़ पाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को यूज करते हैं। ये क्या करता है, 5' एंड में जो फॉस्फेट ग्रुप रहता है इस फॉस्फेट ग्रुप को ये हटा देता है। देखिए अल्कालाइन फॉस्फेटेज यूज किए तो यहाँ पे देखो 5' एंड में फॉस्फेट ग्रुप हट चुका है। अगर 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं तो ये दोनों पास पास आएंगे तब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा नहीं और वो वापस से रीसर्कुलेशन हो नहीं पाएंगे। अगर ये वापस से रीसर्कुलेशन हो नहीं पाएंगे तो ये डिजायर जीन जाके आराम से जुड़ पाएगा, समझ गए। फिर हम लोग यूज कर देंगे एक एंजाइम, उसका नाम नहीं है एनसीईआरटी में, एक एंजाइम यूज करेंगे और उस एंजाइम की मदद से वापस से इस 5' एंड में क्या किया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिक्रिएट किया जाता है, समझ रहे हैं। फिर ये जुड़ गया होगा कौन, ये डिजायर जीन। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंजाइम की मदद से ये फॉस्फेट ग्रुप को रिक्रिएट करने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम को डाल देंगे। वो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या कर देगा, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा, तो ये दो डीएनए क्या कर लेंगे, आपस में चिपक जाएंगे। वापस में चिपक गया तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। तो अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करता है, इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड ऑफ डीएनए। 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप को ये हटा देता है, कौन, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। अगर 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप हट गया तो क्या नहीं हो पाएगा, रीसर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम कैसे मदद करता है बायोटेक्नोलॉजी में, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करता है रीसर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का वापस से रीसर्कुलेशन होने को ये प्रिवेंट करता है, वापस से रीसर्कुलेशन होने नहीं देता है ये, कौन, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। कैसे, ये 5' एंड से फॉस्फेट ग्रुप ही हटा देता है, समझ रहे हैं। ये थे हम लोगों का ज्वाइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, अल्कालाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। इतना ही पढ़ना है ये तीनों एंजाइम्स के बारे में, इजी था। तो ये 3 एंजाइम्स कंप्लीट होने के साथ हम लोगों का जो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम्स टॉपिक था, ये एंजाइम्स टूल कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेक्टर, जिसको व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंजाइम्स टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।